क्लास 10th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का ये पेपर है और ये पेपर है APS-DC का। तो इस वीडियो में हम लोग इस पेपर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस MCQs के अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स होंगे उसको हम इसी वीडियो में आपको दिखा देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर किसी को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उस प्रॉब्लम का मैं कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इसके MCQs देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस है। यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। अगर आप a1 बाई a2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 1 बाई -3 और b1 बाई b2 लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 बाई -6 और c1 बाई c2 हो जाएगा 5 बाई 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1 बाई -3, इसको आ जाएगा ये भी 1 बाई -3, ये है 5 बाई 1। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है और ये कंडीशन आता है पैरेलल लाइन के लिए जिसका होता है नो सोल्यूशन, इसलिए इसका आंसर है नो सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका जीरोस -3 और 4 होगा? तो अगर यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा -3 + 4 मीन्स 1 और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा -3 इंटू 4 मीन्स -12। और जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अल्फा प्लस बीटा का साइन चेंज करके लिखते हैं। तो आपको देख लेना है कि किस इक्वेशन में b की जगह -1 और किस जगह पे c की जगह -12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट वाला ही दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 4 एंड दिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज। अब आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट दो नंबर का होता है वो जनरली होता है HCF इंटू LCM। तो बस इन दोनों का नॉर्मल आपको कर देना है प्रोडक्ट। तो 4 मल्टीप्लाई 9696 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 2 8 3 7 2 38। ये वाला ऑप्शन आप चेक कर लो, ये आपको दिख रहा होगा सी ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। t² - 15 इक्वल टू आपने लिख दिया 0, तो t² इक्वल टू हो जाएगा 15, तो t यहाँ से हो जाएगा √15। जब नंबर आप रूट में लिखते हो तो आपको हमेशा प्लस माइनस लिखना होता है, एक रूट होगा +√15 और एक होगा -√15। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल इक्वल रूट्स। अगर कहीं पे रूट्स इक्वल आपको दे देगा तो आपको मालूम है b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है, यानी लिख सकते हो b² इक्वल टू 4ac। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो, b की जगह k है तो k², 4 इंटू a की जगह 2 है और c की जगह है 3, तो k² इक्वल टू हो जाएगा 24। इसको लिख सकते हैं √24 मीन्स 2√6। अब यहाँ पे फिर वही है, जब रूट लगाओगे तो आपको आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखना होगा, इसलिए इसका आंसर +-2√6 होगा। अब दूसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब अगर ये रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड यहाँ पे होंगे इक्वल, इसलिए आप लिख सकते हो x + y इक्वल टू 22 और x - y इक्वल टू 16, ये माइनस साइन है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको एक्स वाई मिल जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 38, मतलब x की वैल्यू 19 है। अब किसी इक्वेशन में इसको यूज कर लो, एक्स वाई आ जाएगा, तो पहले इक्वेशन से y लिखोगे तो हो जाएगा 22 - 19 मीन्स 3। x की वैल्यू 19 और y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a30 - a10। यहाँ पे AP दिया गया है, तो सबसे पहले a30 और a10 को आप सिंप्लीफाई कर लो। तो a30 को हम लोग क्या लिखते हैं, a + 29d माइनस a10 को क्या लिखेंगे, a + 9d। मतलब ये हो जाएगा a + 29d माइनस a - 9d, a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 20d। यानी आपको इनडायरेक्टली बस 20d की वैल्यू बतानी है। 20 मल्टीप्लाई, यहाँ से डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस 5 का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन के जो लाइन आता है वो एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर।
अब इस इक्वेशन के लिए आपको रूट बताना है तो इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये a है और ये c है। a और c का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 7√3 मल्टीप्लाई √3 मतलब 21। अब इस 21 का दो फैक्टर ऐसा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे +10 आएगा। ठीक है, तो लिख दो 7 और 3 दोनों पॉजिटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ यूज कर लो √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3। अब यहाँ से √3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि इस 3 के अंदर √3 होगा दो बार। ठीक है ना, तो √3x कॉमन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे एक √3 बच जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस √3। एक फैक्टर हो गया x प्लस √3, दूसरा फैक्टर हो जाएगा √3x प्लस 7। तो यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे तो आएगा -√3, यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा -7/√3। यही दोनों ऑप्शन होंगे, चेक कर लीजिए, आपको सी वाला ऑप्शन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है जिससे जब आप 70 और 125 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5 एंड 8। अब वो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है इसलिए इनसे छोटा होगा, और इनसे छोटा होगा मतलब आपको बताना है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने से पहले आप रिमाइंडर को माइनस करते हो, इसलिए यहाँ से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। इसका हो जाएगा 65, इसका हो जाएगा 117। तो 65 का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आ जाएगा 5 × 13, और 117 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 3 × 2 एंड 13। एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन 13 है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 13। मतलब 13 एक नंबर है जिससे जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5 और 8 रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो जब आपको ये वैल्यू बतानी होगी तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, और इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट आप इस इक्वेशन से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -b/a। b की वैल्यू -3 है इसलिए हो जाएगा 3/4। सेम ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा लिखोगे तो होगा c/a। c की वैल्यू है -7 और a है 4। अब यही दोनों वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर लो। ये हो गया 3/4 डिवाइडेड बाई -7/4, 4 कट होगा, आंसर आएगा -3/7। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर m इज अ कांस्टेंट r। यहाँ पे आपको रूट बताना है इस इक्वेशन का। तो चलिए, अब ये इक्वेशन आपका वेरिएबल के टर्म में है इसलिए इसको हमेशा हम लोग क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपको चाहिए होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इसका इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग √b² - 4ac कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो √b² - 4ac की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे रूट के अंदर b² मतलब -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 इंटू -m+3। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 4m² + 12m। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 4m² + 12m + 9। इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। 9 और 4 का फैक्टर होगा 36। इसका दो पेयर ऐसा बनाना है जिसको प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए, तो हम लोग पेयर बनाएंगे 6 और 6 का। ये हो जाएगा 4m² + 6m + 6m + 9। यहाँ से 2m कॉमन कर दोगे तो हो जाएगा 2m + 3। यहाँ से आप कॉमन करोगे 3 तो भी हो जाएगा 2m + 3। मतलब इसके दो फैक्टर आएंगे और दोनों होंगे 2m + 3। मतलब ये 2m + 3 का है होल स्क्वायर। और जब इसको आप रूट में लिखोगे तो √2m + 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2m + 3। ठीक है, इसी को आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक, तो चलिए, b की वैल्यू -3 है और -b लिखोगे तो हो जाएगा 3, फिर प्लस माइनस ये वैल्यू आया हुआ है 2m + 3 डिवाइडेड बाई 2a मतलब कि 2 लिखना है। ठीक है, इसका पहला आंसर आ जाएगा। जब हम इसका पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो 3 +
2m प्लस 3/2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2m/2। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस m, यानी एक रूट इसका है 3 प्लस m। और दूसरा, जब हम इसका माइनस साइन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा 3 माइनस 2m माइनस 3/2। ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा माइनस m। यानी एक वैल्यू है m+3 और एक है माइनस m। ऑप्शन चेक करोगे तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टर्म ऑफ एपी दिस इज जीरो। ये एक एपी दिया गया है, कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म जीरो होगा। तो इस जीरो को हम लोग कंसीडर करेंगे an और हम लोग निकालेंगे n। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू है 0। a फर्स्ट टर्म जो कि 72 है, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखना होगा, याद रखिएगा। प्लस साइन के साथ लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस है -9। ठीक है, 72 को इधर भेज दिया, -72 -9 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया n-1। 8 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n आ जाएगा 9th टर्म। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 14, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी। ये है √6। इस 24 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2√6। सेम ऐसे ही ये आ जाएगा 3√6। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा 4√6। आंसर 4√6 होगा। अगर ऑप्शन आपका इस तरीके से नहीं दिया होगा तो हम लोग इसको 4 को अंदर लेके जाएंगे, अंदर ही जाएगा तो स्क्वायर के टर्म में जाएगा, तो हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √96। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया है और कह रहा है कि वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको एंगल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसको एंगल से सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा अगर यहाँ से लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√2। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तब यहाँ पे भी थीटा हम लोग 45 यूज कर लेंगे, यानी इनडायरेक्टली आपको वैल्यू किसकी बतानी है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री की। ठीक, अब सेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका स्क्वायर कर दिया। कोसेक 45 की वैल्यू भी होती है √2, इसका भी स्क्वायर कर दिया। दोनों वैल्यू सेम है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0, इसलिए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रोडक्ट में है, इसकी वैल्यू है 3/4। आपको बताना है सेक थीटा की वैल्यू क्या हो। अब यहाँ देखिए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ये आपका a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए लिख सकते हो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू है 3/4। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को हम लोग साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको आंसर निकालना है सेक a का, और सेक का रिलेशन डायरेक्ट कॉस के साथ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से कॉस a निकालेंगे, फिर उसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो कॉस a नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए इधर भेज देते हैं, और 3/4 को इधर। तो आप लिख सकते हो यहाँ से कॉस स्क्वायर a की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3/4। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4। अब अगर यहाँ से आप cos a लिखोगे तो आपको करना पड़ेगा √1/4। अब रूट कर रहे हो तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए आंसर आएगा +-1/2। अब सेक a cos a का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए जब यहाँ से लिखोगे सेक a तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आ जाएगा +-2। इसका आंसर होगा +-2, मतलब ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पे k+1 इक्वल टू लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, तो कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आइडेंटिटी वही लग रही है, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन जब लिखोगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, इसलिए अब लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू है k+1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू k+1। अब सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कट होके 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू हो गया k+1, 1 1 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू 0। इसका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री इंक्रीजेस। अगर मान लो ट्री यहाँ पे होगा, इस तरीके से मान लो ट्री है, तो इसका जो शेडो होगा वो बेस होगा, ये होगा शेडो। ठीक है। अब शेडो की कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हो गया थीटा। अब यहां से अगर हम टेन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी ए बी बाई बेस बी सी। अब कह रहा है कि बी सी बढ़ रहा है, और जब बी सी कंटिन्यू बढ़ाते जाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू कम होगी, यानी टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहाँ पे। तो कह रहा है कि थीटा का क्या हिसाब है, तो इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होती है समझिए। जैसे अगर आपको कुछ वैल्यू याद है टेन थीटा का, तो अब लिखिए, जैसे टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3 होता है, टेन फोर्टी फाइव 1 होता है, और टेन सिक्सटी √3 होता है। यानी थीटा यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू जब कम हो रही होगी तो थीटा आपका क्या होगा, उस हिसाब से कम होगा। तो आपको लिखना है कि थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसर्शन रीजन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का एसर्शन है, ए बी सी आर इन ए पी इफ एंड ओनली इफ टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये आपको प्रूव करने के लिए भी आता है। ठीक है। मान लो किसी एपी के तीन टर्म हो गए, ए बी और सी। तो अगर यहां से डिफरेंस लिखोगे तो हो जाएगा बी माइनस ए, और यहां से डिफरेंस लिखोगे तो हो जाएगा सी माइनस बी। और डिफरेंस हमेशा सेम होता है, इसलिए इक्वल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब कि ये वाला जो हिसाब है वो सही है। रीजन कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करते हो तो एन स्क्वायर आता है। ठीक है ना, यानी ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसे लिख दोगे कि दोनों करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर 5 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर जीरो पे एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 का आना जरूरी है। यहाँ पे 5 बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर में है, लेकिन तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो केवल 5 और 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये सही हो गया कि कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। अब रीजन कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड 5। ये बिल्कुल करेक्ट है, और इसी 1 और 5 के प्राइम फैक्टर के होने की वजह से ही ये जीरो पे एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए लिख दोगे दोनों ट्रू हैं, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये तो हो गए एमसीक्यूज। बाकी प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये सेक्शन बी है, इसका ये प्रॉब्लम है। 22 एपी का प्रॉब्लम है। 23 यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है जिनको सॉल्व करना है, फटाफट इसको देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये है 24 25 प्रॉब्लम्स, ट्रिगो और एचसीएफ एलसीएम से है। फिर सेक्शन सी, जिसको देख लीजिए 27 28। 28 में ऑप्शनल भी है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 30 31। 30 31 दोनों आपके हैं ट्रिगो से, और ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है 29। उसके बाद सेक्शन डी का प्रॉब्लम 32 33 34 35। उसके बाद 35 देख लीजिए। उसके बाद सेक्शन ई स्टार्ट है, जिसमें केस बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। तो पहला केस बेस्ड प्रॉब्लम आपका क्वालिटिक्स से दिख रहा है। उसके बाद दूसरा केस बेस्ड आपको दिख रहा है एपी से। उसके बाद तीसरा केस बेस्ड प्रॉब्लम है जो हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, ये है कंप्लीट पेपर, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।